हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। 25 एंड 26 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, द फेमस तोशली नेशनल क्राफ्ट्स मेला। तोशली नेशनल क्राफ्ट्स मेला हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो तोशली नेशनल क्राफ्ट्स मेला किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। तो उड़ीसा के जो सीएम हैं श्री नवीन पटनायक, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया था। ये मेला कहाँ पर है? उड़ीसा में भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। और ये ईस्ट इंडिया का यानी कि पूर्वी भारत का ये सबसे फेमस हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम मेला है। तो वन ऑफ द फेमस हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम मेला या फेस्टिवल ऑफ ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत का। ठीक है। इसके अलावा इस मेले की खास बात ये भी रही है कि इसमें 3 आर्टिसंस यानी कि 3 कारीगरों को हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। 3 आर्टिसंस कन्फर्ड हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2019। वो 3 आर्टिसंस कौन कौन हैं? तो पहले हैं दिलीप कुमार स्वेन को ये अवार्ड किस लिए मिला है? पाम लीफ पे एंग्रेविंग, पाम लीफ पे जो वो अपना कारीगरी करते हैं उसके लिए मिला गया पाम लीफ एंग्रेविंग। दूसरे हैं दिव्य ज्योति बेहरा, इनको मिला है स्टोन स्कल्पटिंग में, मतलब कि पत्थर की पत्थर को तोड़ तोड़ के कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए, मूर्तियाँ बनाने के लिए इसके लिए मिला है। और प्रियंका पात्रा को ये मिला है टेराकोटा में। ठीक है। तो 3 आर्टिसंस को भी ये अवार्ड दिया गया है। तोशली नेशनल क्राफ्ट्स मेला उड़ीसा में आयोजित किया गया है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है, इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के गवर्नर की भी मैं बात कर लेता हूँ। गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल। ओडिशा के गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर 2, 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी हैज़ बीन वॉन बाय। 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई? तो सही उत्तर है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसने 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है लद्दाख को हराकर जीती है। लद्दाख इसमें रनर अप रहा है। ये कहाँ पर फाइनल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये गुलमर्ग में ये फाइनल आयोजित किया गया। और एक बात बता दूं कि ये जो आइस हॉकी है यानी कि बर्फ़ पे तो हो ही रही है, तो ये आइस हॉकी लगभग जो एल्टीट्यूड रहा है वो 8,694 फीट हाई एल्टीट्यूड पे ये जो खेल है, प्रतियोगिता है, ये आयोजित की गई। और जो टेम्परेचर था ये बिलो फ्रीजिंग पॉइंट था, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट या 0 डिग्री सेल्सियस से कम, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये बात है। कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 8 टीम्स थी इस प्रतियोगिता में, उन्होंने भाग लिया। ITBP की बात करूं तो ITBP की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। ITBP के जो DG हैं वो हैं श्री SS देशवाल। ITBP के DG हैं SS देशवाल। फाउंड हुआ था 1962 में। 8 टीमों ने इसमें भाग लिया है। ITBP ने लद्दाख को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। फाइनल गुलमर्ग में आयोजित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसमें फोकस जो रहता है कि मतलब किस उद्देश्य से ये मनाया जाता है, उसका उद्देश्य होता है कि जो लड़कियों के बीच जो इनइक्वलिटीज़ है, लड़का लड़की में इनइक्वलिटीज़ जो फेस कर रही हैं उसको दूर करना, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना, जो गर्ल्स की एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन है उसको प्रमोट करना, उसके अलावा जो गर्ल्स के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाना, ये इस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का उद्देश्य है।
और ये पहली बार जो आयोजित किया गया था, फर्स्ट टाइम वो आयोजित किया गया था इन 2008। और ये किसने आयोजित किया था? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा ये आयोजित किया गया था और उसी के द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो इसकी मिनिस्टर इस टाइम में वर्तमान में कौन है? स्मृति ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी इसकी मिनिस्टर हैं इस समय, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे क्यों मनाया जाता है? ताकि जो लड़कियों में जो इनइक्वलिटीज़ जो वो फेस कर रही हैं उसको दूर किया जा सके जागरूकता के द्वारा। एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन को गर्ल्स में बढ़ाया जा सके, साथ ही गर्ल्स के जो अधिकार हैं उसके बारे में भी जागरूकता फैलाई जा सके, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। नेशनल वोटर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो यंग वोटर्स हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना। टू एनकरेज यंग वोटर्स टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, ये इसका उद्देश्य है नेशनल वोटर्स डे का। इस वर्ष ये 11th नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। 11th नेशनल वोटर्स डे मनाया गया मीन्स कि ये कब से स्टार्ट है? 25 जनवरी 2011 से इसको मनाया जा रहा है। लगातार हर वर्ष इसको 25 जनवरी 2011 से मनाया जा रहा है। और ये 25 जनवरी ही डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, और बात कर लेता हूँ इलेक्शन कमीशन की। तो पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन थे? श्री सुकुमार सेन। सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। और क्या कह सकते हैं कि प्रेजेंटली कौन है? प्रेजेंटली हैं श्री सुनील अरोड़ा। और सुनील अरोड़ा कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? कौन सा नंबर है? तो ये 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के। अच्छा, 25 जनवरी को ही एक नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, ये भी है। बाकी नेशनल वोटर्स डे, 11वां नेशनल वोटर्स डे इस वर्ष मनाया गया। 2011 से लगातार ये मनाया जा रहा है। 25 जनवरी को इसलिए मनाया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है 25 जनवरी 1950, तो 25 जनवरी को मनाया जा रहा है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुकुमार सेन थे। प्रेजेंटली सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द उद्यम सारथी ऐप। उद्यम सारथी ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा उद्यम सारथी ऐप लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में 24 जनवरी को अपना 71st फाउंडेशन डे या 71वां स्थापना दिवस मनाया। 71st फाउंडेशन डे मनाया। कब मनाया? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को 71वां स्थापना दिवस मनाया गया यूपी द्वारा। उसी में इस ऐप की जो उद्यम सारथी ऐप है इसको लॉन्च किया गया। उद्यम सारथी ऐप का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो यूथ है उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, किससे रिलेटेड? जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या इंडस्ट्री में जो जॉब इंडस्ट्री है उसके बारे में। क्या उद्देश्य है इसका? एनेबल यूथ टू गेट इन्फो रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब इंडस्ट्री। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए ये उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया। और ये उद्यम सारथी ऐप किसी स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। तो लॉन्च्ड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP स्कीम है, उसके तहत ये लॉन्च किया गया उद्यम सारथी ऐप।
उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर मैं बता देता हूं, गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, ठीक है। उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया अपने 71वें स्थापना दिवस पे 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया? तो सही उत्तर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ द्वारा ये लॉन्च किया गया। कहाँ पे? राजस्थान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो पाकिस्तान से टच करता है, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया। ये एक हफ्ते, ये 1 वीक लॉन्ग प्रोग्राम है, ऑपरेशन है। तो 1 वीक लॉन्ग ऑपरेशन है। कब से स्टार्ट है? 21 जनवरी से 27 जनवरी तक ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, प्रोग्राम या ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। सर्द हवा क्यों? क्योंकि इस मौसम में जब सर्दियां जब होती हैं तो क्या होता है, कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से जो घुसपैठ की गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उन गतिविधियों के बढ़ने को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। इसके तहत जो सिक्योरिटी है बॉर्डर एरियाज़ में, स्पेशली जैसलमेर में, उसको बढ़ाया जाएगा, उसको ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि डेंस फॉग के दौरान इन्फिल्ट्रेशन या फिर घुसपैठ की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए to check instances of infiltration के due to dense fog cover, तो इसलिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है, बीएसएफ द्वारा ये चलाया गया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन कन्फर्ड द प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP फॉर द ईयर 2021? 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार घोषित किए गए। वो कितने बच्चों को कन्फर किए गए या कितनों को दिए जाएंगे? तो सही आंसर है 32 बच्चों को दिए जाएंगे। और ये सारे बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, यानी कि 32 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं। और कितने स्टेट्स और यूटीज़ से? 21 स्टेट्स और यूटी से ये बच्चे कुल आ रहे हैं। और जो इनकी फील्ड है, किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो इनकी कोई भी एक्सेप्शनल एबिलिटी या इन्होंने कोई आउटस्टैंडिंग एकम्प्लिशमेंट किया है, जैसे कि इनोवेशन में, स्पोर्ट्स में, आर्ट एंड कल्चर में, सोशल सर्विस में, ब्रेवरी में, तो उस इन फील्ड्स में ये दिए जाते हैं। तो किन फील्ड्स में? इनोवेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस, ब्रेवरी, इन फील्ड्स में ये दिए जाते हैं बेसिकली। और भी एक आध फील्ड है, लेकिन बेसिकली ये इन फील्ड्स में ये दिए जाते हैं। 32 बच्चों को इस बार देने की घोषणा हुई है, ठीक है। तो 32 जिलों से ये बच्चे आते हैं, 21 स्टेट और यूटी से हैं। तो 32 बच्चों को प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज इज, भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी मालगाड़ी कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वासुकी। वासुकी सबसे बड़ी मालगाड़ी है, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल जो रेलवे जोन है उसने ये चलाई थी। और इसमें ये लगभग बताएं तो 3.5 किलोमीटर लॉन्ग थी, 3.5 किलोमीटर लंबी थी। और इसमें 300 वैगन्स या 300 डब्बे लगे हुए थे। कुल मिला के 5 अलग अलग रेक्स हैं, जो डब्बों को, जो यूनिट है उनको जोड़कर बनाई गई है बेसिकली। और ये कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो ये भिलाई से कोरबा, भिलाई टू कोरबा चली थी, ठीक है। तो नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने इसका चलाया है, वासुकी इसका नाम है। 3.5 किलोमीटर लंबी, भिलाई से कोरबा के बीच ये चली है। और 300 इसमें डब्बे थे। इससे पुरानी भी जो 2 फ्री ट्रेन थी जो लंबी थी, वो भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की ही थी। उनका नाम शेषनाग और सुपरएनाकोंडा था। तो 2 अर्लियर लॉन्गेस्ट जो थी उनका नाम था शेषनाग एंड सुपर एनाकोंडा। तो ये भी थी, जो कि शेषनाग 2.8 किलोमीटर लंबी थी। पर अब वासुकी सबसे लंबी लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने चलाई थी, भिलाई से कोरबा के बीच, वासुकी इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की मैंने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, 24 जनवरी।
हु हैज़ बीन ऑनर्ड टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर वन डे। एक दिन के लिए किसी लड़की को उत्तराखंड ने चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो वो उस लड़की का नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड ने चीफ मिनिस्टर बनाया था, एक दिन के लिए। अच्छा, एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो ये सृष्टि गोस्वामी कौन है? तो सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार में स्थित, हरिद्वार की स्टूडेंट है। और ये किस सब्जेक्ट की स्टूडेंट है? बस इतना ही और महत्वपूर्ण है, ये बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है। और इनको एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उत्तराखंड के वैसे मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य, ये इसकी गवर्नर हैं। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मैनी वीमेन आर अनाउंस्ड टू बी कन्फर्ड पद्म अवार्ड्स 2021। ये मैंने टेलीग्राम में भी आपको भेजा था, अगर आपने पढ़ा हो तो। कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे 2021 के पद्म अवार्ड जो अनाउंस किए गए हैं उसमें? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 29 वीमेन को ये अवार्ड दिए जाएंगे। कुल मिलाकर पद्म अवार्ड जो दिए जा रहे हैं 2021 में, वो 119 पर्सनैलिटीज़ को दिए जा रहे हैं। 119 पर्सनैलिटीज़ को ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। अच्छा, उस 119, और ये अवार्ड देता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये अवार्ड देता है। 119 पर्सनैलिटीज़ को जो अवार्ड दिया जा रहा है, तो 119 पर्सनैलिटीज़ में अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो 29 वीमेन है, जो कि क्वेश्चन का आंसर ही है। 1 ट्रांसजेंडर है, समलैंगिक, या फिर जो LGBTQ जिनको कहते हैं वो हैं ट्रांसजेंडर। 10 फॉरेनर्स भी हैं, फॉरेनर्स, NRIs, OCI कार्ड होल्डर्स, ठीक है, OCIs। और 16 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया जा रहा है, जो कि जिनकी डेथ हो गई है। 16 ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है कि कितनों को दिया जा रहा है। 119 पर्सनैलिटीज़ को टोटल दिया जा रहा है। इस साल भारत रत्न किसी को नहीं मिला है, भारत रत्न किसी को नहीं दिया जा रहा है इस साल। एक बात और कहें तो जो शिंजो आबे हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के, फॉर्मर PM ऑफ जापान, उनको पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण। तो ये महत्वपूर्ण है, फॉरेनर्स में हैं और इनको पद्म विभूषण दिया गया है। और इस साल भारत रत्न किसी को नहीं दिया जा रहा है, 29 लोगों को ये पद्म वुमेन को अवार्ड दिया जा रहा है। 119 टोटल पर्सनैलिटीज़ हैं, MHA देता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला क्वेश्चन, विच रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड दिस ईयर। इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इस साल 72वां या 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ, तो इस बीच कौन सा संविधान चल रहा था? तो 15 अगस्त से लेकर के 26 जनवरी के बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से रूल किया जा रहा था, 1935 के हिसाब से रूल किया जा रहा था। 28 अगस्त 1947 को क्या हुआ कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जो कि भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे आप जानते ही होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। और ये इस कमेटी ने कुल मिलाकर लगभग 3 साल, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जिसको कहते हैं, वो कुल 3 साल इन्होंने लिए। और ये जो साइन हुआ ये संविधान, तो ये 24 जनवरी 1950 को साइन हो गया। और विद इफ़ेक्ट फ्रॉम, मतलब कब
कब ये लागू हुआ, कब इफ़ेक्ट में आया, तो 26 जनवरी से ये इफ़ेक्ट में आया और इस वर्ष 72वां गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। सही मायने में हमारे जो आज़ादी के जो मायने जो निकले वो इस संविधान लागू होने के बाद ही निकले हैं, क्योंकि उसके बाद ही हमें बहुत सारी जो अधिकारों का उनकी जानकारी हुई वो हमें मिले, जो कि पहले हमारे पास नहीं थे। अगले क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट एवर ट्रीटी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली हैज़ कम इनटू फोर्स फ्रॉम। तो पहली ये ट्रीटी है जो कि प्रोहिबिट करती है न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को, टेस्ट को, डेवलप करने को, शेयरिंग करने को, वो यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट की है। तो ये कब से फोर्स में आई है? तो सही आंसर है 22 जनवरी 2021 से ये फोर्स में आई है और ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का किसी भी तरीके का यूज़, किसी भी तरीके का वेपन्स का किसी भी तरीके का यूज़, डेवलप करना, टेस्ट करना, प्रोडक्शन करना, स्टॉक करना, ट्रांसफ़र करना, किसी को थ्रेट करना, इसको प्रोहिबिट करती है ये ट्रीटी। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 86 नेशंस ने इसको साइन कर दिया है और 52 नेशंस ने तो इसको रेटिफाई भी कर दिया है, लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी अभी तक कमी है वो ये है कि जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उन्होंने किसी ने भी न तो इसको स्वीकार किया है, सपोर्ट नहीं किया, न ही इसको साइन किया है। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की जब मैं बात करूं तो वो P5+1 कहते हैं हम, यूएस, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इज़राइल है। इज़राइल तो हालांकि अभी तक ऑफिशियली वो माना भी नहीं जा रहा कि ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, बट है इज़राइल। ये सब इन्होंने अभी तक ना तो इसको सपोर्ट किया है ना इसको साइन किया है। तो ये मेजर अभी तक ड्रॉबैक चल रहा है, क्योंकि इन जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के बिना ये ट्रीटी अपने आप में अधूरी है। 22 जनवरी 2021 को लेकिन ये फोर्स में आई है, ये महत्वपूर्ण बात है। अगला क्वेश्चन ये आरबीआई के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी लेयर्ड रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज हैज़ प्रपोज्ड बाई आरबीआई ने कितने लेयर का एक रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क हाल ही में प्रपोज किया है एनबीएफसीज के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उनके लिए? तो सही आंसर है 4 लेयर का ये फ्रेमवर्क की इन्होंने बात करी है। तो एक डिस्कशन पेपर अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा निकाला गया है। डिस्कशन पेपर का जो नाम है रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज ए स्केल बेस्ड अप्रोच। तो ये इस पेपर का नाम था और ये डिस्कशन पेपर निकाला है ताकि किस लेयर का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एनबीएफसीज के लिए लगाया जाए, कैसे सुपरवाइज किया जाए एनबीएफसीज को। ठीक है, तो ये आरबीआई द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स कमेटी BCCC। तो BCCC की हाल ही में पहली विमेन चेयरपर्सन किनको बनाया गया है? तो सही आंसर है जस्टिस गीता मित्तल। जस्टिस गीता मित्तल को ये पहली चेयरपर्सन है इस काउंसिल की और इन्होंने स्थान जो लिया है, इन्होंने किनको सक्सीड किया है विक्रमजीत सेन को किया है। ये भी बताना इम्पोर्टेंट है कि जस्टिस गीता मित्तल पहली विमेन चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, पहली महिला चीफ जस्टिस भी रही हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। अच्छा, BCC क्या है? ये BCCC क्या करता है? BCCC क्या करता है कि एक तो ये इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। ये किसके द्वारा सेटअप है? तो सेटअप इसको किया है IBF ने, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा ये सेटअप है। इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये।
और इसका काम क्या है? इसका जो काम है वो ये करता है कि ये एग्जामिन करता है जो भी कंटेंट हैं और उनकी कंप्लेंट्स हैं, कंटेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं जो कि नॉन न्यूज़ रिलेटेड एंटरटेनमेंट चैनल्स जो इंडिया में चला रहे हैं उनके रिगार्डिंग। टू एग्जामिन कंटेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स ऑफ ऑल नॉन न्यूज़, मतलब न्यूज़ व चैनल्स की बात नहीं है, नॉन न्यूज़ जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स इन इंडिया। भारत में जो भी नॉन न्यूज़ के एंटरटेनमेंट चैनल है उनके रिगार्डिंग जो कंप्लेंट्स होती है उनको ये एग्जामिन करता है। जस्टिस गीता मित्तल हाल ही में पहली महिला चेयरपर्सन बनी है इसकी, विक्रमजीत सेन की जगह इन्होंने स्थान लिया है। जस्टिस गीता मित्तल पहली विमेन चीफ जस्टिस भी रही हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। क्वेश्चन नंबर 15, द बुक टाइटल्ड फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। द बुक टाइटल्ड फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है मोहम्मद जीशान द्वारा ये बुक लिखी गई है। इस बुक के जो पब्लिशर हैं वो हैं पेंगुइन रैंडम हाउस, पेंगुइन रैंडम हाउस इसने इस बुक को पब्लिश किया है और मोहम्मद जीशान ने इस बुक को लिखा है। ये इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी जो चल रही है वो करंट जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ है उससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू डिफ़िकल्टीज़ इन करंट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, उसमें जो दिक्कतें हैं उससे रिलेटेड है ये। तो मोहम्मद जीशान द्वारा ये बुक लिखी गई है, फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च डोर डिलीवरी राशंस अंडर पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत डोर टू डोर डिलीवरी जो राशन की डिलीवरी है वो कौन सा स्टेट करने जा रहा है, करने वाला है, ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने वाला? पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Which group is said to act as the knowledge partner of government of MP in context of new education policy at the implementation level? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कौन सा एक जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ उसने नॉलेज पार्टनर के रूप में सहयोग करने का फैसला किया है? तो सही आंसर है विप्रो। विप्रो उसके साथ सहयोग करेगा। विप्रो यूनिवर्सिटी भी स्थापित करेगा इन भोपाल में, विल इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी ऑल्सो इन भोपाल। ठीक है, इसके अलावा ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है उसके द्वारा ये सारे जो हेल्प है वो की जाएंगी। और अजीम प्रेमजी आप जानते हो कि विप्रो के फाउंडर हैं और चेयरमैन भी है। विप्रो के जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट सेंटर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी ये स्थापित करेगा भोपाल में, सेंटर भी स्थापित करेगा ये भोपाल में। तो कहने का मतलब मध्य प्रदेश सरकार को सहयोग करने वाला है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन लेवल में विप्रो। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट जो 2 दिन के करंट अफेयर्स है वो एक साथ मैं डिस्कस करूंगा। 25 और 26 के करंट अफेयर्स ये थे आपके सामने। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए दिए गए डिस्क्रिप्शन द्वारा पीडीएफ्स के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।